पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। भाई शिक्षक का काम कम करने के लिए आप समूह कार्य देंगे बच्चे को, ऐसा नहीं है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ऐसा भी नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी अगला ऑप्शन देखते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। सिर्फ महान व्यक्तियों के बारे में बोलने से काम नहीं चलने वाला है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, इससे भी नहीं होगा। आदर्श रूप से बर्ताव कर हो सकता है। अगला ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। सिर्फ बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुना देने से सामाजिक मूल्यों का विकास उसमें नहीं हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्योंकि बच्चों के लिए आइडियल कौन होता है? टीचर होता है। बच्चे टीचर को ही अपना आइडियल मानते हैं। जब टीचर उनके सामने आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे, आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे, तो बच्चे भी उस चीज़ को सीखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 18 माह की आयु बालक के भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है क्योंकि इस समय बालक वाक्य बनाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। बालक का शब्दकोश लगभग 500 शब्दों का हो जाते हैं, ये भी गलत है। समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है, हो सकता है। इस अवस्था में बालक अपने उच्चारण पर ध्यान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। लगभग 18 माह की आयु बालक के भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है क्योंकि इस समय बालक समझने योग्य व प्रभावकारी शब्दों में भेद करने लगता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किस तरीके से? देखिए, किस लिए सहायता करता है, इससे क्या हेल्प मिलती है टीचर को, ये पूछा गया है आपसे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, पहला है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में नहीं। शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, हो सकता है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में नहीं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किस तरीके से करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, नैतिकता मोरालिटी डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में से आपको अच्छा ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा उसको आपको चुनना है। तो देखिए, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, नहीं, इससे नैतिकता का विकास नहीं होगा। शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना, हो सकता है। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना। हमने इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि शिक्षक बच्चे के लिए आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षक बच्चों के सामने आदर्श रूप में व्यवहार करें, आदर्श बर्ताव करें, क्योंकि बच्चे फिर उन्हीं से सीखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालयों के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है। देखिए, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल नहीं होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र भी ठीक ठाक है बच्चे का, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मनोगत्यात्मक क्षेत्र भी नहीं होगा। भावनात्मक क्षेत्र, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालयों के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल सीखने का। देखिए, जहाँ पे केवल शब्द आ जाए इतना निगेटिव होता है उसको तो आपको काट ही देना है। पालन पोषण और शिक्षा का हो सकता है। अगला ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। केवल आनुवांशिकता का, तो केवल वाला ये भी कट जाएगा। अब देखिए, पालन पोषण और शिक्षा का ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का अंतःक्रिया इंटरेक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ये आपसे पूछा गया है। समाज में बड़ों का सामना करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण का सदैव अनुपालन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। अनुपालन तो ठीक है, लेकिन समायोजन भी एट टाइम करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा और पहला दूसरा तो गलत ही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण का सदैव अनुपालन और समायोजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता की यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। चुनौती कहाँ दे रहा है? ये तो बढ़ावा दे रहा है ना। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम भी नहीं कर रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, समानता को भी बढ़ावा नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। जो लिंग रूढ़िवादिता चल रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप चला आ रहा है सदियों वर्षों से, कई सालों से, कई वर्षों से, पुराने ज़माने से, उसी को ये बढ़ावा देता है। ये एक अवधारणा पाल के बैठा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये क्या कर रहा है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बिल्कुल नहीं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बिल्कुल नहीं। बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। दंड तो बच्चे को कभी देना ही नहीं है। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चा एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। एक होता है ZPD, जिसे बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में सवाल है। ये क्या होता है? किसी के सहायता से कोई बच्चा कितना कर सकता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। बच्चा जो खुद से कर सकता है ये तो ठीक बात है, लेकिन बच्चे में एबिलिटी है, अगर उसको कोई हेल्प मिले तो वो उस काम को कर सकता है। वो दायरा, वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। ऑप्शन में पढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन से ज़्यादा क्लियर होगा। ऑप्शन पहला है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। नहीं। बच्ची या बच्चा अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये भी नहीं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, यही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। हमने अभी इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन डी भी हट जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र हैं बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, यही क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD कहलाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन में नहीं है बोला गया है, मतलब बाकी 3 आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए विशेषता है, एक ही है जो गलत है, उसी को आपको बताना है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है वे कार्य करते समय उच्च स्तर ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये भी क्या है? सही हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
हमेशा, ये हमेशा ही यहाँ पे क्या है, निगेटिव शब्द है, वे हमेशा सफल होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, हमेशा सफल हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यही कथन क्या है, गलत है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की एक विशेषता के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए स्वयं से मेहनत करता है, स्वयं से मेहनत करता है ताकि वह PSSOU के परीक्षा में सफल हो जाए। यह विद्यार्थी खालिस्तान रूप से अभिप्रेरित है। अब स्वयं से मेहनत कर रहा है मतलब स्वाभाविक बात है, वे कैसे अभिप्रेरित है, तो आंतरिक रूप से, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। कैसे, तो आप कहेंगे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। व्यक्तिगत नहीं होगा, बाह्य नहीं होगा, अनुभाविक भी नहीं होगा। एक विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए स्वयं से मेहनत करता है ताकि वह पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा में सफल हो जाए और वह प्री BEd या प्री DELED एग्ज़ाम में कोर्स में एडमिशन ले सके सफल होके और फिर बाद में टीचर बन सके। तो वह किस रूप से अभिप्रेरित है, तो आप कहेंगे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा तो देखिए, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, बिल्कुल नहीं। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिल्कुल नहीं। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, बिल्कुल नहीं। चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? तो आप कहेंगे चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करते हैं? तो बालकों की स्मरण शक्ति मजबूत करते हैं, ऐसा है क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बालकों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना हो सकता है, बालकों का चिंतन शक्ति का विकसित करना ये भी हो सकता है, पहले सीखे हुए को नए अधिगम से पृथक करती हैं। पृथक तो बिल्कुल कभी भी नहीं करेगा। तो देखिए, अब दो ऑप्शन है, बालकों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना या बालकों का चिंतन शक्ति का विकसित करना। अब अभिप्रेरणा चिंतन शक्ति को विकसित नहीं करेगा, ये क्या करता है? अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बालकों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी इसका ज़्यादा सही, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज़ पर बढ़ावा देना चाहिए? तो देखिए, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ही नहीं है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, किस पे? सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, निर्माण करके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको पहले भी कहा था, इसमें इस सब्जेक्ट में शिक्षण अधिगम विद्यालय शिक्षण अभिरुचि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आंसर को याद नहीं करना है, आंसर को समझना है। आपको एक से अधिक ऑप्शन सही लग सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही है उसको आपको टिक करना है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे और अभी तक हमने इतना क्वेश्चन देखा है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, आपको समझाना क्या चाहते हैं। अगर समझ गए तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, केवल वाले को तो वैसे भी काट देंगे, केवल सीखने की योग्यता बिल्कुल कट जाएगा, केवल है। केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल वाला कट जाएगा। तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचा एक ही ऑप्शन, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। क्या हो जाएगा? योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर विद्यार्थी के पास होना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? बालकों में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो देखिए, स्वाध्ययन नहीं होगा, समझ भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा,
क्या उत्तरदायी होगा, तो आप कहेंगे प्रेरणा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का रूपांतरित प्रतिरूप है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको गलत टिक किया था, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी हमने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा है, NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या होगा करके, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे टिक किया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है NEP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसका रूपांतरित प्रतिरूप क्या है शिक्षा का, तो उसे भी आपको याद रखना है 5+3+3+4। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है 5+3+3+4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, NEP का फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का रूपांतरित प्रतिरूप भी आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा 5+3+3+4। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द्वारा विद्यालयों में किस आयु वर्ग का सुझाव दिया गया है। ये वह नहीं होगा, किस आयु वर्ग का सुझाव दिया गया है। तो किस आयु वर्ग का दिया गया है, तो 5 से 18 का नहीं होगा, 3 से 12 भी नहीं होगा, 6 से 11 भी नहीं होगा। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है 6 से 14 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 to 14 ईयर्स। और यहीं अगर PWD के लिए पूछा जाए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के द्वारा पूछा जाए, तो आप याद रखेंगे वो हो जाएगा 6 to 18 ईयर्स। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से, और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।